Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंटीबॉडी, जो हमारे इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेपरेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब मेरे पास एक सैंपल आया है, उस सैंपल में से मैं एंटीबॉडीज को कैसे सेपरेट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, जिसमें हम हैवी चेन, लाइट चेन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हैवी एंड लाइट चेन डोमेन्स कितने होते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द हिंज रीजन, एंटीबॉडी के अंदर हिंज रीजन क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है। एंजाइमेटिक डाइजेशन हम कैसे करते हैं किसी एंटीबॉडी का। एंजाइमेटिक डाइजेशन में हम दो एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट द पेपेन एंड द पेप्सिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है एंटीबॉडीज का। सारी चीज डिस्कस करने से पहले एक बार हम सुपरफिशियली समझते हैं कि बेसिकली एंटीबॉडीज होती क्या है। एंटीबॉडीज आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या रोल होता है इसका। एक बार इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आया है। फॉरेन मटेरियल आप किसको बोलोगे, कोई भी नॉन सेल्फ चीज जो मेरी खुद की नहीं है। मेरी जो चीजें हैं वो तो सेल्फ कहलाती हैं, मतलब मेरी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी मेरी बॉडी के अंदर छोटे से छोटा जो मॉलिक्यूल है, वो सब क्या है, मेरा सेल्फ है, मेरा खुद का है। लेकिन कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से आ रहा है जो मेरा नहीं है, तो वो नॉन सेल्फ कहलाएगा। तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि मेरी कौन सी सेल्फ चीजें हैं और कौन सी मेरी नॉन सेल्फ है, कौन सी मेरी नहीं है। तो अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से मेरी बॉडी के अंदर एंटर होता है, अब वो फॉरेन मटेरियल आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंजाई, पैरासाइट, कोई भी चीज हो सकती है। इनफैक्ट कोई एलर्जन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल मेरी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसको ये मालूम लग जाता है कि ये जो चीज एंटर हुई है मेरी बॉडी के अंदर, ये सेल्फ नहीं है, ये एक नॉन सेल्फ चीज है, ये मेरी खुद की नहीं है। तो हो सकता है ये चीज जो भी मेरे अंदर एंटर हुई हो मेरे लिए हार्मफुल हो। तो इम्यून सिस्टम तुरंत क्या करता है, उस फॉरेन मटीरियल के अगेंस्ट एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर कोई क्यू नाम का फॉरेन मटेरियल एंटर हो गया, तो मेरा इम्यून सिस्टम उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक क्यू नाम की एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है। ये क्यू एंटीबॉडी क्या करती है, फिर ये तो हुआ एंटीबॉडी कैसे बनती है, कब बनती है, जब कोई नॉन सेल्फ मटेरियल आपकी बॉडी में आता है, इम्यून सिस्टम उसके रेस्पॉन्ड में क्या बनाता है, मतलब डिफेंस। अब हमें उस फॉरेन मटेरियल से बचना है, तो डिफेंस में इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, वो एंटीबॉडी बना देता है। अब एंटीबॉडी का क्या काम होता है। काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एंटीबॉडीज उस एंटीजन को, जैसे क्यू एंटीजन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है। ऐसा नहीं करती है। एंटीबॉडी बेसिकली क्या करती है, जो वो एंटीजन मेरी बॉडी में आया, जो क्यू नाम का एंटीजन मेरी बॉडी में आया है, इसको मार्क कर देती है। मार्क का क्या मतलब है, सिंपली समझिए, अभी तक हमने जो डिस्कस करा इसके अंदर तीन चीजें रोल प्ले कर रही हैं। एक तो एंटीजन जो बाहर से आया, एक एंटीबॉडी जो मेरे इम्यून सिस्टम ने बनाई, और एक खुद इम्यून सिस्टम। ये तीन चीजें हुई। जो ये इम्यून सिस्टम है, ये डायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये नॉन सेल्फ है कि ये सेल्फ है, ठीक है। अब वो खुद तो पहचान नहीं पा रहा, तो उसने एक हेल्पर बना दिया। वो हेल्पर कौन है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये पहचान लेती है कि ये मेरे लिए नॉन सेल्फ चीज है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडी क्या करती है, बेसिकली इस एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाएगी और उस एंटीजन को मार्क कर देगी। अब इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा कि एंटीबॉडी जहां भी बाइंड हुई है, उसने मार्किंग कर दी कि ये वाला चीज तेरे लिए एंटीजेनिक है, इम्यून सिस्टम के लिए। तो इम्यून सिस्टम को पता लग गया कि अब ये जो एंटीजन है, ये मेरे लिए हार्मफुल है, ये मेरे लिए नॉन सेल्फ है, अब मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का बेसिकली काम क्या होता है, एंटीजन को एक मार्क करके रख देना कि इस पूरी बॉडी के अंदर ये एक पर्टिकुलर एंटीजन है जो मेरे लिए नॉन सेल्फ है और मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। उसी मार्किंग को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो एंटीबॉडी का बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ना वो डैमेज करती है, ना वो डिस्ट्रॉय करती है एंटीजन को, वो सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करती है, वो सिर्फ ऑप्सोनाइजेशन करती है, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल बात हो गई, इसी चीज को हमें माइंड में रखना है और आगे का डिस्कशन हम समझेंगे। तो एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं, वाई शेप्ड होती हैं। जब हम ये बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम समझेंगे
कि वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है बिलोंगिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली से बिलोंग करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली है उससे ये बिलोंग करती है। ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, उस एंटीजन को पहचानती है पहले तो कि हाँ ये मेरे लिए एंटीजेनिक है, ये मेरे लिए नॉन सेल्फ है। उसके बाद उसको ऑप्सोनाइज कर देती है, उसको मार्क करके रख देती है। ठीक, ये सिंपल बात हुई। अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं, कैसे बनती हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये फॉर एग्जाम्पल एक एंटीजन है जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अब ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंजाई, कुछ भी हो सकता है। ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब मेरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट है। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, फेगो मतलब इनगल्फ कर जाना, साइटिक मतलब जो भी चीज को हमने इनगल्फ करा। जैसे फॉर एग्जांपल ये फेगोसाइटिक सेल है, इसने इस एंटीजन को क्या कर लिया, ईट, इनगल्फ करना मतलब खा जाना, उसने इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। अब ये एंटीजन कहाँ एंटर हो गया, उस फेगोसाइटिक सेल के अंदर एंटर हो गया। अब इस सेल के अंदर इसका क्या कर दिया जाएगा, लाइसिस, इस एंटीजन को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो फेगोसाइटिक सेल का क्या काम होता है, पहले फेगो खा जाना, उसके बाद उसका लाइसिस कर देना। ठीक, तो यहाँ पे भी एंटीजन का क्या करेगा, फेगोसाइटिक सेल लाइसिस कर देगा, उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। ठीक है, टूट गया एंटीजन। अब क्या होगा, इसके पास, इस फेगोसाइटिक सेल के पास बेसिकली एमएचसी सेकंड नाम के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं, वो एक अलग बात है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट यहाँ पे अभी समझ लीजिए कि जो फेगोसाइटिक सेल है वो एक एमएचसी मॉलिक्यूल को रिलीज कर रही है अपने अंदर। ठीक है, एमएचसी मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। राइट, इतना ही समझना अभी हमें। एमएचसी मॉलिक्यूल बेसिकली क्या करेगा, जो हमने एंटीजन को तोड़ दिया ना उससे बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड बन के कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और ये कॉम्प्लेक्स फिर उस फेगोसाइटिक सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल है, इसके साथ इसने एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर लिया और कहाँ ले गया, बाहर की तरफ सरफेस पे रख दिया। ठीक है, बेसिकली क्या होता क्या, इसकी थ्योरी क्या है कि जो फेगोसाइटिक सेल है उसका काम होता है, ये हमारा मैकेनिज्म है, मतलब उससे डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फेगोसाइटिक सेल का काम क्या होता है कि उस एंटीजन को इतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कि अब वो मेरे लिए हार्मफुल ना बचे। ठीक है, कोई भी फॉरेन चीज हमारी बॉडी में आती है, कोई भी चीज हमें हार्म करती है, हमको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कर देंगे तो वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होगी। तो फेगोसाइटिक सेल भी यही सोच के चलती है, फिर इसको यही ट्रेनिंग दी गई है कि कोई भी एंटीजेनिक चीज तेरी बॉडी में आए, तेरे सामने आए, तुझे उसे खा जाना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या है, फेगोसाइटिक सेल ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, जो छोटे टुकड़े बने हैं उसके, वो अभी भी मेरे लिए हार्मफुल है। लेकिन फेगोसाइटिक सेल इतना छोटा छोटा टुकड़ा तो उसका कर सकती थी, लेकिन इसके आगे अब वो नहीं बचा सकती उस एंटीजन से। तो फेगोसाइटिक सेल क्या करती है कि ये मेरे बस का नहीं है, अब इस एंटीजन को इतना तो तोड़ सकती थी, इससे ज्यादा मैं नहीं सेव कर पाऊंगी। तो आप वो क्या करती है, उसको रिप्रेजेंट कर देती है बाहर, कि मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो तोड़ दिया, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा आप इस बॉडी को इस एंटीजन से नहीं बचा पाऊंगी, तो बाहर रिप्रेजेंट कर देती है, जिससे ये बाकी के जो इम्यून सेल्स हैं उनसे हेल्प ले सके। ठीक है, बेसिक चीज समझ आ गई। तो एमएचसी मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस एंटीजन से बाइंड हो जाएगा और उसको बाहर रिप्रेजेंट कर देगा, बाहर रिप्रेजेंट कर दिया उस एंटीजन के फ्रेगमेंट को। अब बाहर हमारी सराउंडिंग में, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या घूम रही है, टी सेल्स घूम रही है। तो टी सेल्स क्या करती है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है। टी सेल को ये ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही एमएचसी सेकंड के ऊपर तुझे क्या मिलेगा, एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे तुझे कोई एंटीजन प्रेजेंट मिले, ठीक है, तो तुझे क्या कर देना, तुरंत उसके साथ बाइंड हो जाना। तो टी सेल को जैसे ही कोई एंटीजन मिलेगा एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो टी सेल्स वहां के बाइंड हो जाएंगे। टी सेल बाइंड हो गई। अब टी सेल यहाँ से हेल्प मांगेगी बी सेल्स की। टी सेल्स खुद भी कुछ नहीं कर पा रही तो किसकी हेल्प मांगेगी, बी सेल्स की मांगेगी। क्या रिलीज करेगी वो, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करेगी। इंटरल्यूकिन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो ल्यूकोसाइट्स के बीच में एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। टी सेल्स बी सेल से बात करेगी कि ये एक एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, फेगोसाइटिक सेल ने इसको रिप्रेजेंट करा है, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो टी सेल्स डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेगी, केमिकल्स को रिलीज करके। कौन से केमिकल्स, इंटरल्यूकिन्स हम उसे बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकिन्स मतलब ल्यूकोसाइट्स, और इंटर मतलब इनके बीच में जो बात हो रही है, इसका नाम है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स कहाँ जाएंगे, बी सेल्स के पास जाएंगे। बी सेल्स के पास एक मैसेज लेके जाएंगे कि टी सेल्स ने हेल्प मांगी है। बी सेल्स तुरंत क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेमोरी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में। और फिर जो ये प्लाज्मा सेल्स हैं, ये फाइनली मुझे क्या बना के देती हैं, एंटीबॉडीज बना के देती हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पे Q नाम का एंटीजन आया तो Q नाम की एंटीबॉडी मिलेगी, अगर यहाँ पे कोई A नाम का एंटीजन आया तो A नाम की एंटीबॉडी मिलेगी। नाम से क्या मतलब है, अगर Q की शेप ऐसी सर्कुलर है तो एंटीबॉडीज भी इसी शेप की बनेगी, ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमने सुपरफिशियली डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले एंटीजन है वो फेगोसाइटोस होगा, फेगोसाइटिक सेल से, फिर फेगोसाइटिक उसको रिप्रेजेंट कर देगा MHC मॉलिक्यूल्स के साथ। टी सेल्स पे बी MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएंगे, बाइंड होने के बाद एक्टिव हो जाएंगे टी सेल्स, फिर जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन्स को, इंटरल्यूकिन्स जाएंगे आपके पास बी सेल्स के पास, बी सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में, और फाइनली फिर मुझे कौन बना के देगा, प्लाज्मा सेल्स बना के देगा एंटीबॉडीज को। काफी बुक्स में आपने ये रीड करोगे आप सेंटेंस की, जो एंटीबॉडीज बनाता है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें समझ आ गया कि बेसिकली प्लाज्मा सेल भी कैसे बनाता है। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब हम डिस्कस करेंगे कि why antibodies are called immunoglobulins। एंटीबॉडीज को दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, तो हम एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को समझने के लिए एक बार हम एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमारे पास सैंपल आया था, उस सैंपल में क्या थी, एंटीबॉडीज थी, ठीक है। बेसिकली जो एंटीबॉडीज होती है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या मतलब है कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है और प्रोटीन नेचर की है, ठीक है, प्रोटीन इसका नेचर है। तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को समझ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसकी हेल्प से हम एंटीबॉडीज को सेपरेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये एक फिल्टर पेपर है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यहाँ पे ये क्या है, सैंपल रीजन है, एक जगह है सैंपल डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, वो प्लाज्मा सैंपल डाल दिया। जैसे ही मैंने यहाँ सैंपल डाला, उस सैंपल में क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जो मैंने सैंपल लिया था उसमें हम मान के चल रहे हैं कि एंटीबॉडीज हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैंने क्या करा, उस सैंपल को इस वाले रीजन में डाल दिया, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है, एंटीबॉडीज जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। जो प्रोटीन जो एंटीबॉडीज हैं उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने क्या किया, जहां पे ये सैंपल रीजन है, उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या हुआ था, जहां पे ये सैंपल रीजन है उसके अपोजिट हमने क्या लगाई, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगाई, और जहां सैंपल रीजन है उसकी साइड पे क्या लगाया, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगाया। अब क्या होगा, इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज की वो जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की हमारी एंटीबॉडीज है, तो यहाँ से वो रिपेल होंगी, यहाँ से रिपेल होंगी क्योंकि सेम चार्ज है, और किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी, राइट। तो जो नेगेटिव चार्ज की हमारी एंटीबॉडीज वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अट्रैक्ट होने से क्या होगा, हम बेसिकली क्या करते हैं, फिल्टर पेपर है, यहाँ पे सैंपल डाल दिया हमने, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, अब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ी मूवमेंट देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जो नेगेटिव चार्ज की एंटीबॉडीज हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी और फिर सेपरेट होने लगेंगी, ठीक है। जो भी इसके अंदर नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं वो क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, इन 1939 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो साइंटिस्ट थे अर्ने डेसिलियस, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि सैंपल रखा था सैंपल रीजन पे, फिर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई कर दिया था, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड थी और दूसरी साइड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दी थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था। फिर जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, जो नेगेटिवली चार्ज एंटीबॉडीज थी वो मूव करी टूवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। उसके बाद जो हैवी वेट की प्लाज्मा प्रोटीन थी, जिन पे हैवी मतलब हाई चार्ज था लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है, ऐसी एंटीबॉडीज या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास मॉलिक्यूलर वेट तो कम था, मतलब उसका वजन कम था, लेकिन उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा था, ठीक है। जो हल्की चीज होती है वो जल्दी मूव कर जाती है, एक तो हम ये बोल सकते हैं, या फिर जिसमें चार्ज ज्यादा है वो जल्दी मूव कर जाएगा। जल्दी मूव करने का मतलब क्या है, वो जल्दी से मूव करके इधर साइड में आ जाएगा, ठीक है, फटाफट मूव कर जाएगा, तो वो यहाँ सेपरेट हो जाएगा। जो थोड़ा पीछे रह गए, जिनका थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था या फिर चार्ज कम था, वो यहाँ सेपरेट हो जाएंगे, और उससे कम वाले यहाँ सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज के बेसिस पे या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, सेपरेशन हुआ। सो दिस टाइप ऑफ सेग्रीगेशन, इसी टाइप के सेग्रीगेशन को या फिर सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इस तरीके से अगर हम सेपरेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे कैसे, एज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। बेसिकली क्या होगा, ये जो सेपरेशन हुआ, तो जो सबसे पहला वाला बैंड हमें मिला, ये बैंड्स मिलते हैं अलग अलग, ठीक है।
तो जो सबसे पहला वाला बैंड मिला उसमें क्या मिलेंगे हमें, एल्बुमिन्स, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और जो उनका चार्ज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस एल्बुमिन सबसे पहले सेपरेट हो गए। उसके बाद ग्लोबुलिन सेपरेट हो जाएंगे। ग्लोबुलिन में बेसिकली 3 बैंड्स में सेपरेट होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, और फाइनली जो फिब्रिनोजन है, ये तीनों ही क्या हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिर जो फिब्रिनोजन है वो लास्ट में उसका बैंड नजर आता है। ठीक है, तो फिर ये देखा गया कि जो एंटीबॉडीज है वो भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये सारी क्या है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ठीक है, जो हमने यहाँ सैंपल लिया था वो सारा प्लाज्मा प्रोटीन्स का था। अब मुझे ये देखना है कि कौन से बैंड में हमें एंटीबॉडीज मिली। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो गामा बैंड था ग्लोबुलिन का, यहाँ पे हमें एंटीबॉडीज मिली थी, इसलिए एंटीबॉडीज को नाम क्या दिया गया, पहले तो ग्लोबुलिन कहा गया क्योंकि ग्लोबुलिन बैंड के अंदर मिली थी, और अल्फा ग्लोबुलिन कहा गया क्योंकि ये ग्लोबुलिन के अल्फा पार्ट में मिली थी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं। तो ग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं वो हमें समझ आ गया, क्योंकि ग्लोबुलिन क्लास से बिलोंग कर रही है। अब इम्यूनो क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज होती है ये इम्यूनोलॉजिकली रिएक्ट करती हैं। ठीक है, किसके साथ, एंटीजन के साथ, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन्स होते हैं टोटल हमारे सीरम या प्लाज्मा प्रोटीन्स है, उसके 20 to 25% क्या होती हैं उसमें से, मतलब 100% अगर ये चीज है तो 20 से 25% हमारी एंटीबॉडीज होती हैं या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे आता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंटीबॉडीज में हमें समझ लिया कि एंटीबॉडीज की शेप कैसी होती है, वाई शेप होता है। वाई शेप के साथ साथ इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 4 का मतलब 4 चेन है, कैसी, पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब प्रोटीन की बात हो रही है। इसका मतलब काफी सारे अमाइनो एसिड से जुड़ जोड़कर ये पूरी एंटीबॉडीज बनी है, इसे कहा गया है पॉली, मतलब मेनी मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, मेनी पेप्टाइड मोलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमने क्या बोला इसको, एक 4, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं 4। कौन कौन सी 4 है, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होंगी और 2 हैवी चेन्स होंगी। हैवी से क्या मतलब है, हैवी वर्ड से आपको समझ आ रहा है, बेसिकली क्या है, वाई शेप की एंटीबॉडी है, प्रोटीन नेचर की है, तो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर इसको बना रहे हैं। 4 पेप्टाइड चेन्स होंगी जिसमें से 2 तो लाइट चेन्स होंगी, 2 हैवी चेन्स होंगी। अब नाम से कैच करिए, लाइट का मतलब क्या है, ये ऐसी चेन है जो प्रोटीन नेचर की तो है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा लाइट है, किसके कंपेयर, हाई के कंपेयर। जो हाई चेन है हमारी, हैवी चेन है सॉरी, जो हैवी चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए वो हैवी है। हैवी क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी ज्यादा होंगे तो वो हैवी है। लाइट क्यों है, क्योंकि लाइट वाले के पास अमाइनो एसिड थोड़े कम है तो उसका वजन भी कम है। ठीक है, ये सिंपल चीज है। तो 2 लाइट चेन्स होती हैं, आइडेंटिकल होंगी। जैसे अगर एक हम उसकी बात करें, ये एक आपकी वाई शेप की एंटीबॉडी नजर आ रही है, इसके अंदर 2 तो क्या होंगी, ये 2 लाइट चेन्स हैं, ये पूरी वाली ये 2 लाइट चेन्स हैं। उसके बाद ये जो बड़ी है हमारी, ये क्या है, हमारी 2 हैवी चेन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और आइडेंटिकल दोनों आपस में, जैसे एक एंटीबॉडी की बात करें तो उसके अंदर जो 2 लाइट चेन्स है वो आपस में एकदम आइडेंटिकल है, सेम जो 2 हैवी चेन्स है वो आपस में एकदम आइडेंटिकल है। तो एक एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन्स हुई, 2 हैवी चेन्स हुई, इसलिए जब भी हम एंटीबॉडी को देखते हैं तो उसको H2 और L2 भी बोला जाता है। H2 मतलब 2 लाइट हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। तो लाइट चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अबाउट 25,000 डाल्टन है इसका, और जो हैवी चेन्स है उसका एकदम डबल होता है वेट, अबाउट 50,000 डाल्टन, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हैवी चेन एंड लाइट चेन के बारे में क्या है, ऑल 4 हैवी एंड लाइट चेन्स आर बाउंड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। 2 हैवी चेन्स हो गई, 2 लाइट चेन्स हो गई, दोनों के बीच में ये आपस में कैसे जुड़ती हैं, इनको कौन जोड़ता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ता है। और भी बॉन्ड्स होते हैं लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है इनके बीच में वो कौन सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, देखो लाइट चेन को हैवी चेन से भी कौन जोड़ रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ भी लाइट चेन को हैवी चेन को किससे जोड़ रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और दोनों आपस में जो हैवी चेन को जोड़ने वाला बॉन्ड है वो भी हमारा कौन सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। राइट, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, एक जो टर्मिनल है, एक साइड, जैसे ये पूरी चेन की, अगर ये पूरी चेन है यहाँ से यहाँ तक, तो एक साइड पे क्या होगा, अमाइनो ग्रुप लगा होगा, और उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा। अमाइनो एसिड से बेसिकली क्या, ये प्रोटीन नेचर की है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, अमाइनो मतलब अमाइन ग्रुप, दैट इज NH2, और एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, मतलब COH की बात हो रही है। ठीक है,
किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। एक एंड जो होता है चेन का उस पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, दूसरा एंड पे क्या लगा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीबॉडीज कितनी क्लासेस में डिवाइड हो रखी है, 5 क्लासेस में एंटीबॉडीज होती हैं हमारी, कौन कौन सी, IgG, IgM, A, IgD, IgE। ठीक है, इसको हम गेम्ड के नाम से भी याद रख सकते हैं, GAMED। ये 5 टाइप की हमारी क्या होती है, टोटल एंटीबॉडीज होती है, क्लासेस होती है एंटीबॉडीज की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एंटीबॉडीज को हमने ABCDE क्यों नहीं बोला, इसको GAMED इतना कॉम्प्लेक्स करके क्यों बोला, ABCD भी हम सिंपल बोल सकते थे, ऐसा क्यों है, इन एंटीबॉडीज का नाम IgG, IgM, A, D और E ही क्यों दिया गया, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है कि जो हमारी हैवी चेन्स होती हैं ये 5 क्लासेस में डिवाइड करी गई हैं। क्या मतलब है इससे, द 5 क्लासेस ऑफ हैवी चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिफरेंट होती हैं। जैसे IgG हैवी चेन्स की बात हो रही है, हर एंटीबॉडी में हैवी चेन और लाइट चेन होती है, और यहाँ पे हम हैवी चेन की बात कर रहे हैं कि हैवी चेन जो है वो अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग है। कितने टाइप की है, 5 टाइप की हैवी चेन्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, गामा होती है, अल्फा होती है, म्यू होती है, डेल्टा होती है और एप्सिलॉन होती है। ठीक है, तो जिस एंटीबॉडी के अंदर गामा नाम की हैवी चेन है उसे हम बोलेंगे IgG, G गामा। ठीक, जिस एंटीबॉडी के अंदर हैवी चेन अल्फा टाइप की है उस एंटीबॉडी को हम बोलेंगे IgA। जिस एंटीबॉडी में हैवी चेन म्यू टाइप की है उसको बोलेंगे IgM। जिसमें डेल्टा टाइप की हैवी चेन है वो है IgD, और जिसमें एप्सिलॉन नाम की हैवी चेन है वो है हमारी IgE। तो इस तरीके से हमारी 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ हैवी चेन पे। इनके जो 5 के नाम दिए गए हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि हैवी चेन का नेचर कैसा है, राइट। तो जो हैवी चेन होता है वो एक दूसरे, मतलब ये पांचों की पांचों जो हैवी चेन है वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली भी अलग होती हैं और एंटीजेनिकली भी अलग होती हैं। ठीक है, और उनको डिजाइन करा गया है ग्रीक वर्ड्स देके, जैसे कि अल्फा, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, ये सब इनको नाम दिए गए हैं। द 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो भी हमारे पांचों हैं वो किसके बेसिस पे डिवाइड करी गई हैं, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो उनके अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है इन सबका अलग अलग है, इसलिए अलग अलग टाइप की ये हैवी चेन्स बनी है, राइट। नेक्स्ट है लाइट चेन। हैवी चेन के बारे में डिस्कस करिए। लाइट चेन कितने टाइप्स की होती है, जो लाइट चेन्स होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो कापा होती है और एक लैम्डा होती है। अगर हम टोटल परसेंट की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 60% लाइट चेन्स हैं, तो 40% मतलब 100% लाइट चेन में से 60% हमारी 60% लाइट चेन्स हमारी कापा की होती हैं। मतलब उसको नाम क्या दिया गया है, कापा नाम दिया गया है साइंटिस्ट के नाम पर। और जो हमारी लाइट चेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लैम्डा, मतलब इसमें 100% अगर लाइट चेन है 60% में कापा होंगी, 40% हमारी लैम्डा होगी। तो रेशियो इसका बेसिकली कितना रहता है, 3:2 में रहती है। ठीक है, both the light chains of antibody molecule are of same type, either kappa or either lambda, never both। क्या मतलब है, अगर आप एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करो, जैसे ये एक एंटीबॉडी है वाई शेप की, 2 लाइट चेन्स है इसके अंदर, तो दोनों एक एंटीबॉडी के अंदर दोनों लाइट चेन्स या तो कापा होंगी या फिर दोनों लैम्डा होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कापा एक लैम्डा, ऐसा नहीं होगा, दोनों या तो कापा होंगी या दोनों क्या होंगी, लैम्डा होंगी। ठीक है, तो लाइट चेन्स कितने टाइप की होती है हमारी, 2 टाइप की, कापा एंड लैम्डा। और हैवी चेन्स कितने टाइप की होती है हमारी, 5 टाइप की। सो वाई लाइट चेन इज लाइट एंड हैवी चेन इज हैवी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो लाइट चेन होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, अबाउट 25,000 डाल्टन होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है वो भी कम होता है, कितना है, लगभग 214 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जो हमारी हैवी चेन्स है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, लगभग 50,000 डाल्टन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी डबल हो गए, अबाउट 576। अ सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास क्या होंगी, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होंगी, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम एंटीबॉडीज को H2L2 भी डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अबाउट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल के नाम से हमें समझ आ रहा है कि कोई चीज है जो वेरी कर रही है, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी अलग अलग है। और कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या है, जो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी कांस्टेंट चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन, बेसिकली इस डायग्राम में आपको दिखेगा, ये देखो डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। हैवी चेन के अंदर यहां भी आपको एक वेरिएबल पार्ट नजर आ रहा है,
और इसके अंदर भी आपको एक वेरिएबल पार्ट नजर, वेरिएबल का मतलब क्या है, ये का सामने आपके एंटीबॉडी है, इसका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कोई दूसरी एंटीबॉडी है उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई तीसरी एंटीबॉडी है उसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला एरिया, ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। क्यों होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी ये वाला जो एरिया होता है ये अलग अलग होता है, इसलिए इस वाले एरिया को बोला जाता है वेरिएबल रीजन की, अलग रीजन है। और बाकी का जो बचा हुआ है ये लाइट चेन के अंदर, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये क्या करता है, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल आईजीजी टाइप की, दो टाइप की आपके सामने आईजीजी की एंटीबॉडीज है, तो दोनों आईजीजी में ये जो कांस्टेंट रीजन है ये दोनों में सेम रहेंगे, कांस्टेंट चलेंगे। लेकिन जो वेरिएबल वाला पार्ट है इन दोनों आईजीजी के अंदर, दोनों है आईजीजी लेकिन दोनों के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है वेरिएबल पार्ट है ये। और बाकी का जो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी कांस्टेंट चल रहा है वो कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर हम लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन में और हैवी चेन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही वेरिएबल पार्ट होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला कौन सा, जो आपके NH2 के पास होगा एंटीबॉडी का, वो वाला पार्ट जो उसके अमाइनो ग्रुप के पास में है, वो वाला पार्ट क्या होगा, वेरिएबल होगा, और बाकी का जो पार्ट होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। सो ईच हैवी एंड लाइट चेन कंप्राइजेस ऑफ टू रीजन्स, वेरिएबल रीजन, मतलब हैवी रीजन में भी एक वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है, सेम लाइट चेन में भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द रीजन शो वेरिएबिलिटी, अब किस पर डिपेंड करता है कि अगर इस वाला एरिया का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो वेरिएबल है एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, तो वेरिएबल रीजन कहलाएगा, और अमीनो एसिड सीक्वेंस इस वाले पार्ट का एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट पार्ट कहलाएगा। वेरिएबल रीजन क्या होता है, द फर्स्ट अबाउट 110 अमाइनो एसिड, शुरू कहाँ से हो रहा है, अमाइनो ग्रुप से, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू के जो लगभग 110 अमाइनो एसिड्स हैं नियर द अमाइनो टर्मिनल ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स आर दी वेरिएबल रीजन, वो वेरिएबल रीजन होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। बेसिकली क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपके सामने एक एंटीबॉडी है इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीजन के साथ जाके बाइंड करना, तो एग्जैक्टली एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कहाँ जाके बाइंड होता है, तो हम क्या आंसर देंगे इसका, इस साइड में। जैसे इस टाइप का अगर एंटीजन आया है तो ये वाला जो रीजन है, ये वेरिएबल वाला रीजन, यहीं पे जाके एग्जैक्टली एंटीबॉडी बाइंड होती है। कई लोग क्या बता देते हैं, एंटीबॉडी यहाँ बाइंड होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एंटीबॉडी कहाँ बाइंड होती है, इस हैवी और लाइट चेन के बीच में जो ये वेरिएबल रीजन है, देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है ना, सिर्फ यहाँ बाइंड होगी, ना यहाँ बाइंड होती है ना यहाँ बाइंड होती है। एंटीजन कहाँ बाइंड होता है, इस वेरिएबल रीजन पे आके बाइंड होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यही है वेरिएबल रीजन जो हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट है उस एंटीबॉडी की। और ये वेरी क्यों करती है, क्योंकि कुछ एंटीजन इस शेप के होंगे तो कुछ एंटीजन इस शेप के होंगे, कुछ एंटीजन इस शेप के होंगे, राइट। सारे एंटीजन की शेप तो सेम हो नहीं सकती, तो इसलिए ये वाला जो रीजन है ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी अलग अलग होता है, क्योंकि अगर इस शेप का कोई एंटीजन आया तो इस टाइप की एंटीबॉडी बाइंड कर ले, कोई स्क्वायर शेप का एंटीजन आया तो इस टाइप की एंटीबॉडी बाइंड कर ले, ठीक है। इसलिए वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी करता है एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। नेक्स्ट है हाइपर वेरिएबल रीजन, ये तो हो गया हमारा वेरिएबल रीजन। अब हाइपर वेरिएबल क्या होता है, देखो इस डायग्राम से आपको इजी समझ आएगा। हाइपर वेरिएबल के नाम से समझ लिए, हाइपर का मतलब क्या है, थोड़ा ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इन दोनों एंटीबॉडीज को पहले कंपेयर करिए, इसकी शेप कैसी है, ऐसी स्क्वायर है, राइट। इसकी शेप कैसी है, ऐसी सर्कुलर है, तो ये वेरी कर रही है, एक की शेप है स्क्वायर एक की शेप है सर्कल, तो ये वेरी कर रही है आपस में। हाइपर वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा जो थोड़ा टिपिकल बनाएगा उस स्ट्रक्चर को, और ठीक है। टिपिकल का क्या मतलब है, देखो जैसे ये वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर तो है लेकिन यहाँ पे इस तरीके की भी कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आपको नजर यहाँ पे स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास इस शेप का कोई एंटीजन आ गया, ठीक है, इसकी शेप भी थोड़ी टिपिकल है, एक प्लेन सर्कल नहीं है, प्लेन स्क्वायर नहीं है, थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है, तो अगर ये वाला एंटीजन इस वाले के साथ भी इजिली नहीं बाइंड हो पाएगा, इस वाली एंटीबॉडी के साथ भी इजिली बाइंड नहीं हो पाएगा, ये किसके साथ अच्छे से बाइंड हो पाएगा, जितना एंटीजन एंटीबॉडी
बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना इजीली हम उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। तो इस बार पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ये वाली जो एंटीबॉडी है यहाँ पे ये इजिली क्या कर जाएगा, अच्छे से स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों एंटीबॉडीज को कंपेयर करूं तो ये वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करूं तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल है, हाइपर वेरिएबल है, ठीक है। हाइपर वेरिएबिलिटी क्या करती है, उस एंटीजन की बाइंडिंग को, उस एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंडिंग को और ज्यादा प्रिसाइज बना देती है, राइट, और ज्यादा एक्यूरेट बना देती है। तो हाइपर वेरिएबल रीजन क्या होते हैं, ये विद इन द वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होते हैं। पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो वेरिएबल पार्ट है उधर ही ये हाइपर वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होंगे। दे आर सम जोन्स, कुछ ये जोन्स मतलब हॉटस्पॉट, जैसे इसको हम हॉटस्पॉट बोल रहे हैं, ये वाली जो चीज है ना इस वाले सर्कुलर स्ट्रक्चर में, इस वाली चीज को हम हॉटस्पॉट्स बोल रहे हैं, ठीक है। दैट शो रिलेटिवली हाई वेरिएबिलिटी, जो हाई वेरिएबिलिटी को शो करता है इन दी अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस अलग है तभी तो इनका स्ट्रक्चर अलग है। सच जोन्स आर कॉल्ड, इन्हीं सच जोन्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन्स, या फिर दूसरा नाम है इनका शॉर्ट में सीडीआर, मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हाइपर वेरिएबल रीजन को हम कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं, और ये हाइपर वेरिएबल पार्ट है जिसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस और ज्यादा वेरी करता है। दे फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन की बाइंडिंग को ये ज्यादा क्या बनाते हैं, प्रिसाइज बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट के नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी कांस्टेंट चलेगा, राइट। तो इट कंस्टिट्यूट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, मतलब वेरिएबल के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट रीजन कहलाता है। फॉर लाइट चेन के लिए, अगर हम लाइट चेन की बात करें सिर्फ, तो लेंथ ऑफ द कांस्टेंट रीजन की लगभग लेंथ कितनी होती है, 104 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और हैवी चेन्स की हम बात करें तो गामा, अल्फा और डेल्टा, 5 तरीके की है ना हमारी हैवी चेन्स, उसमें 3 में से गामा, अल्फा, डेल्टा की जो कांस्टेंट रीजन की साइज होती है वो लगभग उसमें कितने होते हैं, 330 अमाइनो एसिड्स। और अगर हम म्यू और एप्सिलॉन की बात करें तो वहां पे 440 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये बताना जरूरी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि लाइट चेन में सबसे ज्यादा कम कांस्टेंट रीजन अमाइनो एसिड सबसे कम है। जो हैवी चेन है आपका एम मतलब म्यू और आपकी एप्सिलॉन का, वहां पे अमाइनो एसिड 440 है लगभग। और जो हैवी चेन्स है हमारी गामा, अल्फा, डेल्टा, वहां पे कम है 330। सबसे ज्यादा कहाँ होती है हमारी म्यू में और एप्सिलॉन में अबाउट 440, और उस सबसे कम कहाँ होती है हमारी लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन पे, ठीक है। सो द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट रीजन शोज यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हैवी एंड लाइट चेन डोमेन्स कितने होते हैं किसी में। अगर मैं बात करूं सिर्फ लाइट चेन की तो वहां पे एक ही वेरिएबल रीजन था, जैसे ये लाइट चेन, ये आपका हैवी पार्ट हुआ, ये लाइट वाला पार्ट हुआ, तो एक तो वेरिएबल पार्ट हुआ और एक कांस्टेंट पार्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं हैवी चेन में कितने वेरिएबल और कितने कांस्टेंट हैं, किसका हैवी चेन, तो वहां पे कितने हैं, 3 to 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं। अगर हम हैवी चेन बात करें गामा, अल्फा और डेल्टा की, हमेशा याद रखिएगा गामा, अल्फा और डेल्टा, इसके अंदर कांस्टेंट रीजन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके आईजीएम और आईजीई के कंपेयर, मतलब म्यू और एप्सिलॉन के कंपेयर कम होता है, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं एम ई से, मी मतलब हमारे पास सब चीज ज्यादा होती है तो कांस्टेंट रीजन भी एम ई के पास ज्यादा है, और आपके पास गामा और अल्फा और डेल्टा बचती है उसके पास कम होते हैं। सेम अगर हम हैवी चेन्स की बात करें, मतलब यहाँ पे हम बात करें कितने डोमेन्स हैं, तो हैवी चेन गामा अल्फा की बात करेंगे तो वहां पे एक वेरिएबल रीजन होगा और 3 कांस्टेंट डोमेन होंगे। और अगर आप हैवी चेन की बात करोगे म्यू और एप्सिलॉन की, तो वहां पे एक लाइट चेन होगी और प्लस वहां पे 3 मतलब 1 2 3 एंड 4 कांस्टेंट डोमेन्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डोमेन्स, नंबर ऑफ डोमेन्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा हिंज रीजन। हिंज रीजन बेसिकली क्या होता है, डायग्राम से हम समझते हैं। ये वाला जो रीजन होता है ना ये कहलाता है हिंज रीजन, ठीक है। जहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है ना, ये एरिया क्या कहलाता है, हिंज रीजन कहलाता है। हिंज रीजन बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, दो जो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोलीन और सिस्टीन, ये यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस वाले एरिया से क्या कर सकती है, एंटीबॉडी इजिली मूव कर सकती है, मूवेबल, इसको यहाँ जाना यहाँ चल जाएगी, यहाँ मूव करना है यहाँ मूव कर जाएगी। तो हिंज रीजन बेसिकली उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, और मूवमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोलीन और सिस्टीन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हिंज रीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज द जंक्शन बिटवीन CH2 एंड CH1 एंड CH2। जो CH1 स्टार्ट हुआ और CH2, देखो डायग्राम में
ये CH1 था, ये CH2 था, इन दोनों के बीच का जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपका हिंज रीजन। और ये किससे मिलकर बना होता है? रिच इन प्रोलीन एंड सिस्टीन, यहाँ पे प्रोलीन एंड सिस्टीन ज्यादा होते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो IgG मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट पोजीशंस में क्या कर सके? मूव कर सके। अब जो ये हिंज रीजन है, यहीं पे क्या होता है? एंजाइम का ट्रीटमेंट होता है। एंजाइम ट्रीटमेंट से क्या मतलब है? एंजाइमेटिक डाइजेशन हम समझेंगे। एंजाइमेटिक डाइजेशन से मतलब है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीबॉडीज का एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं कुछ एंजाइम को डाल लूंगी और वो एंजाइम उस एंटीबॉडीज को कैसे तोड़ेगा, कितने कितने पार्ट्स में तोड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो एंजाइम तोड़ता है उसको वो कहाँ तोड़ता है? उस हिंज रीजन के आसपास तोड़ता है, ठीक है। तो जो एंजाइमेटिक डाइजेशन, हम इसमें दो एंजाइम्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पेपेन। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिएगा, एक आपके पास बीकर है, उसमें एंटीबॉडी सॉल्यूशन है, इसमें आपने पेपेन एंजाइम डाल दिया है, तो ये मेरे सामने एंटीबॉडी है, राइट। ये इस एंटीबॉडी में ये जो दो बॉन्ड है, ये कौन से हैं? आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो बेसिकली जो पेपेन होता है, दो एंजाइम से, पेपेन और आपका पेप्सिन, ठीक है। तो पेपेन क्या करता है? इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर की तरफ तोड़ता है एंटीबॉडीज को। यहाँ ऊपर से तोड़ेगा, इधर से, यहाँ से तोड़ दिया और यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम पेपेन से एंटीबॉडीज को तोड़वाते हैं तो वो 3 पार्ट में एंटीबॉडी टूटती है। कौन कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जो ये बीच वाला ये पार्ट बचा है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, नजर आ रहा है? ये वाला अलग हो गया, ये ऊपर वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, राइट। तो पेपेन इस तरीके से एंटीबॉडीज को तोड़ता है। दो FAB, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एंटीजन बाइंडिंग है ना हमारी। AB से मतलब क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और C से क्या मतलब है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पेपेन क्या करेगा? IG मॉलिक्यूल को, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन को कहाँ तोड़ेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर से तोड़ेगा। हिंज रीजन जो है उसके डाइसल्फाइड जब बॉन्ड है उसके अबव तोड़ेगा। वहीं जो पेप्सिन होता है वो थोड़ा नीचे से तोड़ता है, इसलिए डिफरेंस हमें समझना जरूरी है। तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर से तोड़ेगा, जिसमें हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ऐसा तोड़ने के बाद हमें एंटीबॉडीज के 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। 3 में से 2 क्या है हमारे? FAB, 2 FAB रीजन्स हो गए, और एक क्या हो गया हमारा? FC। FAB का मतलब क्या है? ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट हुआ, जहां से ये एंटीजन से जुड़ सकता है एंटीबॉडी। और FC से मतलब C से क्या क्या मतलब है? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके। पहला है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? ये देखा गया कि जो एंटीबॉडीज का नीचे वाला पार्ट है, जिसको आप अलग कर दोगे तो ये सारे पार्ट्स आपस में जुड़ जुड़ के क्रिस्टल्स बना सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे। इसे C से क्या मतलब है यहाँ पे? क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज इट गेट क्रिस्टलाइज्ड इन द कोल्ड। सेकेंड, यहाँ पे क्या रहता है हमारे इस वाले पार्ट में? COO नेगेटिव, मतलब कार्बोक्सिल आयन था हमारा, यहीं पे हमारा कार्बोक्सिल आयन था, तो C का मतलब ये भी है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड होता है, बेसिकली बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटीजन बाइंड होता है, ये एंटीजन हुआ, उसके बाद इससे आके एंटीबॉडी बाइंड होती है। फिर एंटीबॉडी के बाद जो मैं आपको बता रही थी कि इम्यून सेल्स इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कौन से? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। जो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका पाथवे होता है पूरा, वो अलग चीज है। लेकिन इसी वाले पार्ट से यहाँ नहीं जुड़ता कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी कहाँ जुड़ते हैं? इस FC पार्ट पे ही जुड़ते हैं, इसलिए C से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जुड़ता है यहाँ पे। क्रॉस दी प्लेसेंटा, बेसिकली क्या होता है? जब एंटीबॉडी मदर से फीटस के अंदर जाती है तो उसको प्लेसेंटा को क्रॉस करना पड़ता है। तो उस प्लेसेंटा के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो रिसीव करते हैं उस एंटीबॉडीज को, वो रिसेप्टर्स भी किसके लिए होते हैं? इस एंटीबॉडी के इस FC पार्ट के लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्रॉस दी प्लेसेंटा से भी हम याद, इसका नाम FC है। नेक्स्ट है हमारा कैचिंग सेल्स। कैचिंग सेल्स क्या मतलब है? जो IgE एंटीबॉडीज होती हैं, जब वो मास्ट सेल्स, ये मास्ट सेल है, जब IgE एंटीबॉडीज के साथ जुड़ती हैं तो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर जो IgE एंटीबॉडी होती है जो इस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगी तो FC पार्ट के साथ ही जुड़ती है, तो कैच कर लेता है उसे, ठीक है। जैसे हम उसको कैचिंग सेल से भी नाम, क्योंकि ये सारे FC पार्ट के फंक्शंस हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन शो करता है, इस पे CO नेगेटिव एंड प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसके साथ आके जुड़ते हैं, क्रॉस कर सकते हैं इसी के थ्रू प्लेसेंटा को, या फिर सेल्स को, मतलब मास सेल्स को कैच कर सकती है IgE एंटीबॉडीज इसी पार्ट से। इसी इसका नाम है FC। नेक्स्ट हम देखते हैं पेप्सिन, ये हमारा लास्ट है एंजाइम के अंदर। सो पेप्सिन डाइजेशन का मतलब क्या है? जो पेप्सिन होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पे 2, तो यहाँ नीचे से कट करेगा इसे, ठीक है। नीचे से कट करेगा मतलब आपको एक यही फ्रेगमेंट मिलेगा ऊपर का पूरा, मतलब FAB आपको जो मिल रहा है वो पूरा एक सिंगल यूनिट में मिल रहा है तो उसके अंदर 2 FAB, लेकिन एक सिंगल यूनिट में टूट रहा है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है पेप्सिन से, ठीक है।
तो पेप्सिन से हमें क्या मिलता है, पेप्सिन बेसिकली एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को डाइसल्फाइड बॉन्ड के बिलो नीचे आके तोड़ता है, जिससे हमें क्या मिलता है, एक एफएबी फ्रेगमेंट मिलता है जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स हैं आपकी एफएबी की, और फिर हमें मेनी स्मॉलर जो एफसी फ्रेगमेंट्स है काफी सारे मिल जाते हैं अगर हम पेप्सिन से डाइजेस्ट करवाते हैं उस एंटीबॉडी को। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एंटीबॉडीज, जो हमारी 5 टाइप की एंटीबॉडीज है, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.